सेंट्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये दूसरा पार्ट है। इसका पहले पार्ट में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 तक हमने कवर कर लिया था। इसके अलावा 1857 का रिवॉल्व भी हम देख चुके हैं ब्रीफ में। आप इन दोनों वीडियो को देख लें ताकि इससे एक आपको कनेक्टिविटी मिल जाए और देन आपको ये जो एक्ट है फर्दर उसको समझने में आसानी हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना चाहूँगी, आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ ईमेल एड्रेस भी डाल दूंगी। इन केस इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियोस जो आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे बनाऊं या कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आप उस पर मेल कर सकते हैं। अपना नाम डाल दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा और अपना क्वेश्चंस उसमें लिख दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी हमारा ग्रुप बन गया है जहां आपको जितने भी हमारे पीडीएफ हैं लेक्चर से रिलेटेड वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। विदाउट फर्दर डिले आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन कि ये जितने भी टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं, स्पेशली जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जितने भी हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट टू 1947 एक्ट जो है, ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी पीसीएस हैं, उन सब में बहुत हेल्पफुल हैं। चाहे वो बंगाल पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, पंजाब पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, इवन यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली कि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इवन यूपीएससी मेंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 के रिवॉल्ट के बाद हम देखेंगे कि इंडिया में नए चेंजेस आएंगे। न्यू तरीके से इंडिया को एडमिनिस्टर किया जाएगा, नए नए लेजिस्लेटिव पावर जो हमारे बनाए जाएंगे, न्यू तरीके से इंडिया को लेजिस्लेट भी किया जाएगा। सो 1858 का जो एक्ट है इसे हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1858 में क्वीन की प्रोक्लेमेशन के तहत उन्होंने ये कहा था कि अब जो क्वीन है, जो इंडिया को अब गवर्न करेंगी, वो इंडिया को एक्सप्लॉइट होने नहीं देंगी और वो कहीं ना कहीं इंडियन के हित में ही काम करेंगी। इसलिए हम इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो इस एक्ट में के तहत जो है कंपनी की सारी पावर जो है वो क्राउन के हाथ में दे दी गई थी। मतलब अब जो इंडिया में गवर्नमेंट की जाएगी, इंडिया को जो एडमिनिस्टर करेगा वो कौन करेगा? इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उस समय ब्रिटेन की क्वीन थी, अब उनके नाम पे ही इंडिया को गवर्न किया जाएगा। इसका जो अगला फीचर्स है इस एक्ट का वो ये कि गवर्नर जनरल जो थे उनको एक नया नाम दे दिया गया था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारी डुअल गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, कोड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट जो हमारा था 1784 का, उस समय बनाया गया था, उसे अब अबॉलिश कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक नई ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट होगा जो लंदन में होगा और उस ऑफिस का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये एस्टैब्लिश जो न्यू ऑफिस हुआ वो लंदन में हुआ, बट वो इंडियंस के लिए होगा। और एसओएस जो है हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनको कंप्लीट पावर और अथॉरिटी दे दी जाएगी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का। इसके साथ जो एसओएस है इनको 15 मेंबर की काउंसिल भी दी जाएगी, जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया कहेंगे, जो कि हमारे एसओएस को असिस्ट करेगी, इनके काम को स्मूथ करेगी, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करेंगे। जो हमारा काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो हेड है वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही रहेंगे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अल्टीमेटली किसको आंसर करेंगे? ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। जो नेक्स्ट फीचर है उसके तहत हम देखेंगे जो कंट्री है, स्पेलिंग यहाँ पे कंट्री की आप चेक कर सही कर लेंगे, उस कंट्री को पूरे प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाएगा और हर प्रोविंसेस का एक हेड होगा जिसे हम गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानेंगे, और उस गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास उसकी खुद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी अपने प्रोविंसेस को रन करने के लिए। ये जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो किसके अंदर काम करेगी? हमारे गवर्नर जनरल जो हैं। आपको यहाँ पे वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में कंफ्यूज नहीं होना है। जब गवर्नर जनरल ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को तो उन्हें वाइसरॉय ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है, और जब वो हमारे इंडिया में कर रहे हैं तो उन्हें हम गवर्नर जनरल के नाम से जानेंगे। अब तक आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि 1858 एक्ट के तहत जो एक हायरार्की बना दी गई है,
हायरार्की आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे नीचे जो है हायरार्की यहाँ पे कि कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कहीं ना कहीं एक डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया है कि कहीं हर एक छोटे से जो सबसे पहले प्रोविंसेस में जो हेड हैं, गवर्नर जो हैं, वो हमारे गवर्नर जनरल को रिस्पॉन्स करेंगे। जो गवर्नर जनरल है वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिस्पॉन्स करेंगे, आंसर करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो हमारे ब्रिटेन की पार्लियामेंट को आंसर करेंगे, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो क्वीन तक, जो हमारी है क्राउन तक, उस चीज को रखेगी। तो ये एक पूरी हायरार्की आपको देखने को मिल जाएगी। अगला जो एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें हम जो फीचर्स देखते हैं कि हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको फर्दर पावर दे दी गई कि वो इंडिया के सारे मैटर में वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं क्राउन के नाम पे। उसके अलावा जो हमारे गवर्नर जनरल जो हैं उन्हें भी ये कहा गया कि नाउ दे हैव गिवन द पावर कि अब वो इंडियंस को भी अपनी जो लेजिस्लेटिव वर्क है उसमें वो ले सकते थे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, और कहीं ना कहीं इसी तरीके से उन्होंने नॉमिनेट भी करना स्टार्ट किया। इट वाज नॉट एन इलेक्शन प्रोसेस, नॉमिनेशन होता था, गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे, और इस तरीके से उनकी काउंसिल को थोड़ा एक्सपेंड किया गया। इसके बाद हम जो अनदर फीचर्स देखेंगे कि गवर्नर जनरल के पावर को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया था। जो भी बिल पास होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उस बिल को पास करने से पहले प्रायर सैंक्शन चाहिए था गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी था। वीटो पावर कहने का मतलब है चाहे असेंबली ने कोई भी बिल पास कर दिया हो, गवर्नर जनरल के पास ये अथॉरिटी थी कि उस जो बिल है उसको वो ओवरथ्रो कर सके, ओवरराइड कर सके, ये पावर उनके पास थी। इसके अलावा जो हम देखेंगे कि अगर गवर्नर जनरल को ऐसा लगे कि जो बिल बनाया गया है या जो एक्ट पास किया जा रहा है वो एक्ट कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो क्राउन की सॉवरेनिटी है या क्राउन का जो पावर है इंडिया में उसको हर्ट कर रहा है, तो वो उस बिल को रिजर्व भी कर सकते थे क्राउन के लिए। इसके अलावा अगला फीचर्स हम देखेंगे कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी बंगाल के लिए, पंजाब के लिए एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए। अगला इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा जो अब तक हमने देखा था कि 1773 एक्ट जो था, उस एक्ट के तहत हमने क्या देखा था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो रहा था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस तरह से हो रहा था कि जो हमारे बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर के पास जो पावर था उस पावर को लेकर के बंगाल के गवर्नर के हाथ में दिया गया था। बट 1861 एक्ट के तहत फिर से हम डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर होंगे उनको पावर दिया जाएगा, लेजिस्लेटिव पावर दिया जाएगा। अगला जो एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892 के तहत हम देखेंगे कि जो हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर को ऐड किया जाता था, मतलब एडिशनल मेंबर ऐड हो गए थे। अब मिनिमम 10 थे और मैक्सिमम 16 थे। इसके अलावा हम देखेंगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर था उसे भी एक्सपेंड किया गया था, मतलब अब बजट पे वो डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चंस पूछ सकते थे, बट कहीं ना कहीं पावर जो था वो लिमिटेड था। अगला जो हमारा एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार पूछ भी चुके हैं एग्जाम में। सो द एक्ट इज सेड टू बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और इसी एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सो मॉर्ले जो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे हमारे वाइसरॉय थे। इस एक्ट के कुछ प्रोविजन है जो हम देखेंगे। अभी मैंने बात की थी ऊपर वाले एक्ट में कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर जो थे उनको मेंबरशिप जो थी उसको एक्सपेंड कर दिया गया था। अब इसको फर्दर और एक्सपेंड करके 16 से 60 मेंबर की काउंसिल बना दी गई थी। इसके अलावा जो प्रोविंशियल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन इलेक्टेड मेंबर भी अब आने शामिल हो गए थे। उसके बाद जो ये हमारा एक्ट था, इस एक्ट में ही कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट ऑफिशियली जो मेजॉरिटी है वो मेंटेन करके रखी जाएगी कि ताकि जो ब्रिटेन का जो है दबदबा बना रहे। इस एक्ट के तहत जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर्स मैं बोलूं और जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है एस्टैब्लिशमेंट यहीं से हुआ। 1906 में हम देखेंगे मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट होता है और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब है कि अब मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उनका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब अगर कोई मुस्लिम लीडर है तो उस मुस्लिम लोग को पावर दी जाएगी वोट करने की, उस लीडर को चुनने के लिए। इसके अलावा
यहीं से हम देखेंगे कि जो हमारे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड जो है मॉडले मिंटो को कहा जाता है, मिंटो साहब को कहा जाता है, सॉरी। और जो सीड ऑफ सेपरेशन जो है यहीं से स्टार्ट होगा। 1858 जो हमारा रिवोल्ट हुआ था उसमें हमने देखा था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दैट रिवोल्ट। सो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने के लिए, उस यूनिटी को तोड़ने के लिए की पूरी कोशिश की गई थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की और जो गवर्नर की, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कहीं ना कहीं पहली बार इंडियंस को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और सबसे पहले जो इंडियंस थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि एज ए लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए थे। ये था हमारा अब तक का 1909 तक का एक्ट। अब यहाँ से इंडिया की जो फेस है इंडिया का वो कहीं ना कहीं चेंज होगा बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ गांधी इंडियन पॉलिटिक्स। सो हम देखेंगे गांधी जी के जितने भी स्टेप होंगे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है गांधी के जो भी पॉलिसीज होंगे उनके ऊपर। सो सबसे पहला हम देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं इसे। मॉन्टेग्यू साहब जो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे वाइसरॉय थे उस समय इंडिया के। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के इम्पॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा प्रोविंसेस में। डायरकी कहने का मतलब है स्कीम ऑफ गवर्नेंस जो है वो डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस होगी प्रोविंसेस में, जहाँ जो सब्जेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो सब्जेक्ट जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दो कैटेगरी में बांटे जाएंगे, सेंट्रल एंड प्रोविंसेस। सेंट्रल सब्जेक्ट जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा रिजर्व सब्जेक्ट के द्वारा और ट्रांसफर सब्जेक्ट के नाम पे। जो रिजर्व सब्जेक्ट रहेंगे उसको जो एडमिनिस्टर करेंगे वो हमारे उस प्रोविंसेस के गवर्नर होंगे, उनकी काउंसिल होगी, बट उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होगा उसको भी गवर्नर ही करेंगे, बट उनको जो असिस्ट करेगा वो मिनिस्टर्स करेंगे और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति। इसके बाद हम देखेंगे कि अब प्रोविंशियल बजट जो है उसको सेपरेट किया जाएगा सेंट्रल बजट से। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन लेजिस्लेचर में हम बाई कैमरलिज्म देखेंगे। बाई कैमरलिज्म कहने का मतलब है जैसे आज भी हमारे पास है राज्यसभा और लोकसभा, इस तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश की जाएगी। इलेक्शन जो है कम्युनल, जो हमारा बेसिस हमने देखा किस तरीके से मिंटो जो हमारे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट माने जाते हैं, इसमें इस चीज को और बढ़ावा दिया जाएगा। अब सेक्शनल बेसिस पे भी दिया जाएगा, जैसे पंजाब में सिख लोग जो हैं उन्हें वोटिंग करने का राइट दिया जाएगा, एंग्लो इंडियन को दिया जाएगा, यूरोपियन को दिया जाएगा। इस तरीके से इसको और फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनके पास ओवर राइडिंग पावर दी जाएगी कि जितने भी सेंट्रल लेजिस्लेशन हो रहे हैं, मतलब सपोज कोई ऐसा एक्ट बनाया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो एक्ट जो गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक्ट जो है ब्रिटेन की सॉवरेनिटी जो इंडिया में है उसको हार्म कर रहा है, तो उनके पास पावर होगा कि वो उस एक्ट को खारिज कर दें। अगला हम इसका जो फीचर्स है वो देखेंगे कि न्यू ऑफिस जो है हाई कमिश्नर का वो लंदन में स्टैब्लिश होगा, बट इंडियंस के लिए होगा, यहाँ पे स्पेलिंग आप सही कर लेंगे। अगला जो फीचर्स था हम देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में स्टैब्लिश किया जाएगा। एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है वो याद रखने की ये है कि ली कमीशन बनाया गया था जिसके तहत ये पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टैब्लिशमेंट होगा 1926 में। सो रिमेंबर दिस ली कमीशन। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ली कमीशन इज एसोसिएटेड विथ विच काइंड ऑफ चेंजेस, तो आप बता सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड था। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्रॉन किए गए हैं। आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 से लिए गए हैं। सबसे पहला जो इस एक्ट का फीचर्स है ऑल इंडिया फेडरेशन। यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चंस भी आ चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ऑल इंडियन फेडरेशन स्टैब्लिश करने की बात करता है, बट वो फुलफिल नहीं होता है। क्यों? ऑल इंडिया फेडरेशन कहने का मतलब ये है कि जो पूरा जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भाग में डिवाइडेड था, एक ब्रिटिश इंडिया और जो दूसरा था प्रिंसली स्टेट।
तो ये जो ब्रिटिश इंडिया वाले पार्ट थे उस पे क्राउन का था, और जो प्रिंसली स्टेट पे थे हेड क्राउन ही था, बट कहीं ना कहीं जो लोकल रूलर थे उन्हें ऑटोनॉमी थी, दे वर द पर्सन हु वाज रिप्रेजेंटिंग द लोकल पीपल। सो ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत ये बात की गई कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे, एक हम पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगा और प्रिंसली स्टेट होगा उसको हम साथ में एक्ट करेंगे, बट प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा हम देखेंगे, अगला फीचर्स जो है इस एक्ट का वो हम ये देखते हैं कि जो डायरकी जो हमने देखा था जो एस्टैब्लिश की गई थी सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट की, वो कहीं ना कहीं जो उसको खत्म कर करके नया कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसकी बात कही। और जो अब प्रोविंशियल के हेड जो मैंने बताया था गवर्नर थे, वो अब गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट नहीं रहे थे। इसके अलावा जो इस एक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि डायरकी जो है अब सेंटर में भी इस्टेब्लिश की गई, मतलब अब दो तरह के सब्जेक्ट हो गए, हमने जो पहले बात की थी ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेंट्रल जो हमारी बाईकैमरलिज्म जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेचर में, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट जो इस एक्ट का फीचर्स है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। आज भी हमारे पास ये डिवीजन है, हम देखते हैं फेडरल लिस्ट जो हमारा है, जो सेंट्रल लिस्ट हम कहते हैं आज, प्रोविंशियल लिस्ट जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट कहने का मतलब था जो सेंटर थी वो सेंटर उस सब्जेक्ट पे अपना बनाएगी, उस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उस पे रूल बनाना सिर्फ सेंटर का पावर होगा। प्रोविंशियल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होगा और कंकरेंट में दोनों का होगा। अगला हम देखेंगे कि इस एक्ट के तहत जो है फ्रेंचाइजी जो थी वोट करने की उसको एक्सटेंड कर दी गई थी, और उस समय 10% जो पॉपुलेशन थी उनको ये हक दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा। इसी समय हमारे फेडरल जो बैंक है वो भी एस्टेब्लिश किए गए थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमने देखा था एसओएस को असिस्ट करती थी, अब उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे हमारे उनके साथ एक एडवाइजरी टीम होगी जो उनको असिस्ट करेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वुमेन के लिए और लेबर के क्लास के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इसका हम देखते हैं इस एक्ट के बाद बहुत सारे अपराइजिंग जो है इंडिया में हुए थे, वो आप आगे पढ़ेंगे तो उस पर आपको दिखेगा, और मैं आपको आगे जब लेक्चर कवर करूंगी तो उस समय बताऊंगी कि आगे कौन कौन से प्रोविजन हम कौन कौन से जो एक्टिविटीज है हम इंडिया में देखते हैं इस एक्ट के बाद। जो हमारा लास्ट एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये एक्ट जो है हमारा, इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में कहीं ना कहीं वो रूल खत्म हो चुका था। इस एक्ट के तहत 2 डोमिनेंट स्टेटस दे दिए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया था। इसके अलावा जो क्राउन थी उसने दोनों स्टेट में, दोनों जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में गवर्नर को अपॉइंट किया था। इसके अलावा जो दोनों जो स्टेट है इंडिया और पाकिस्तान, उनको सॉवरिन पावर दे दी गई थी अपने अपने मैटर पे करने के लिए, लेजिस्लेट करने के लिए, और जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते हैं, फ्रेम नहीं कर लेते हैं, तब तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही इंडिया वो अपने कंट्री को रूल करेंगे। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि 1947 एक्ट के से पहले कौन सा एक्ट है जिससे कि इंडिया में रूल किया जाता था, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही थी इंटरिम पीरियड के लिए। हम देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश की गई थी जिसके जो हेड थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि बाउंड्री कमीशन भी स्टैब्लिश किया जाएगा अंडर रेड क्लिफ के। सो ये सारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हमारी सारे एक्ट के तहत। मैं आपको फर्दर मेल जो है वो ऐड कर दूंगी, ईमेल एड्रेस। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को कवर करूं तो डू लेट मी नो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस ईमेल एड्रेस में प्लीज मेल कर देंगे उस ईमेल एड्रेस पे। और आज के लिए इतना ही, लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है एंड आई एम रियली थैंकफुल जितने लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप इस तरीके से सपोर्ट करते रहें तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस तरीके से जो हमारे आने वाले एग्जाम हैं उसमें छोटी छोटी वीडियो लाऊं जो आपको एग्जाम के टाइम पे काफी हेल्प करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।